अब इसमें शुरू करते हैं वाउचेरिया में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो है, पहला क्वेश्चन है सेक्स ऑर्गन्स इन वाउचेरिया। वाउचेरिया में सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, इनका डायग्राम बनाने को आता है, लिखने के बारे में आता है सेक्स ऑर्गन के बारे में, एंथीरिडियल और ओगोनियल। ठीक है, सिंजियोस्पोर्स के बारे में टिप्पणी लिखने को आती है, गॉर्गोनिया स्टेज के बारे में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया की लाइफ साइकिल पूरी आती है लिखने के लिए, और डायग्राम सहित, सेक्स ऑर्गन डायग्राम सहित वाउचेरिया का बनाने के लिए भी आता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिंजियोस्पोर बहुत इम्पोर्टेंट है, गॉन्गोरोसीरिया स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में पूछने के लिए इस चैप्टर में से। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन किस किस ने दिया है। तो ये पहले जो ये इसमें जो क्लासिफिकेशन दिया गया है फ्रिच द्वारा दिया गया है 1935 में, और इन्होंने इसको रखा है क्लोरोफाइसी क्लास में रखा गया है, इसको रखा है क्लोरोफाइसी क्लास में रखा है। और इन्होंने इस बेस पर रखा है कि जो कौन कौन से बेस कैरेक्टर्स के आधार पर इन्होंने क्लोरोफाइसी में रखा है। एक तो फिलामेंटस होता है, फिलामेंट के आकार का होता है, और साइफोनेसियस होता है। साइफोनेसियस का मतलब होता है कि इसमें होलो स्ट्रक्चर होता है, अंदर से होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइफोनेसियस कहते हैं। थैलस स्ट्रक्चर होता है, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर थैलस के समान होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, सिंजियोस्पोर द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इन कैरेक्टर्स के आधार पर इन्होंने फिश ने इसको क्लोरोफाइसी में रखा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लोरोफाइसी में होती हैं लेकिन इसमें नहीं होती हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, एब्सेंस ऑफ द सेलुलोजिक सेल वॉल, क्लोरोफिल बी और पाइरिनॉइड। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें एब्सेंट होती हैं, जबकि क्लोरोफाइसी में होनी चाहिए। क्लोरोफाइसी में होती है लेकिन इसमें नहीं होती हैं। इनमें ऑयल पाया जाता है, रेयर फूड मटेरियल ऑयल पाया जाता है, जबकि क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है। अनइक्वल लेंथ ऑफ फ्लैजिला ऑफ सिंजियोस्पोर में अनइक्वल लेंथ ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है, जबकि क्लोरोफाइसी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस कारण ये तीन कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके कारण क्या है कि इनको क्लोरोफाइसी में नहीं रखना गलत माना गया है। वैसे ये कुछ तीन कैरेक्टर उन्होंने ऊपर के दिखाए गए हैं, ये कैरेक्टर ये रेड रंग से हमने लिखे हैं, ये क्लोरोफाइसी के में रखने के कारण ही है, इन कैरेक्टर के कारण ही इनको क्लोरोफाइसी में फ्रिच ने रखा था। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट जो आए इन्होंने 1938 में बताया कि इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल ई, एब्सेंस ऑफ द साइफोनिन एंड साइफोजैंथिन, और अनइक्वल फ्लैजिला इन एंथेरोजाइड में अनइक्वल फ्लैजिला। ये कैरेक्टर होने के कारण इनको जैंथोफाइसी क्लास में रखा गया, डिवीजन क्राइसोफाइटा। ठीक है, तो क्लास जैंथोफाइसी में इन्होंने स्मिथ ने रखा। ठीक है, फ्रिच ने इन्हें क्लोरोफाइसी में रखा, जो कि और स्मिथ ने 1938 में इन्हें इसको जैंथोफाइसी में रखा। अब देख लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर में देखो, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन में है, हाँ अब सही आ रहा है, चलिए। तो क्लासिफिकेशन लिखा हुआ, क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन में क्लास दी हुई है जैंथोफाइसी, ऑर्डर दिया हुआ है हेटेरोसिफोनेल्स को रखा गया है क्योंकि इसमें वैक्यूल सेंटर में वैक्यूल पाई जाती है और होलो स्ट्रक्चर होता है। पूरे थैलस में वैक्यूल पाई जाती है जो कि होलो होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको साइफोनेल्स में रखा गया है, हेटेरोसाइफोनेल्स। और फैमिली हो वाउचेरिएसी, फैमिली क्या हो जाती है इसकी, वाउचेरिएसी।
और बर्ड में ये बर्ड में 54 इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं और इंडिया में इसकी स्पीसीज 19 स्पीसीज हैं। इसकी इंडिया में 19 स्पीसीज इसकी हैंगी। करेक्टर पहला देख लेते हैं कि इसमें ब्रांच्ड होते हैं। कैसा होता है ये? ब्रांच्ड होता है, सिनोसिटिक होता है, साइफोनेसियस होता है। अर्थात क्या है कि ये ब्रांच्ड है। देखिए यहाँ पर ये ब्रांच निकली हुई है इसमें, तो ब्रांच्ड है। सिनोसिटिक का मतलब होता है कि इसमें सेप्टा नहीं होते, और सेप्टा ना होने के बड़े कारण जो न्यूक्लियस डिवाइड करके जो न्यूक्लियस होते हैं वो सब इसमें फ्रीली घूमते रहते हैं और एक दूसरे से सेप्टा द्वारा अलग नहीं होते हैं। तो सिनोसिटिक कंडीशन कहलाती है ऐसी कंडीशन जिसमें न्यूक्लियस सब एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, सब साथ साथ रहते हैं। ठीक है। साइफोनेसियस मतलब इसमें सेंट्रल वैक्यूल होती है और सेंट्रल वैक्यूल के कारण ही ये बीच में इसमें होलो होता है, इसका स्ट्रक्चर बीच में होलो होता है। मोस्टली ये फ्रेश वाटरी होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रेश वाटरी होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब इसकी देख लेते हैं करेक्टर्स में। ब्रांच्ड होता है, सिनोसिटिक होता है, साइफोनेसियस होता है। अर्थात ये क्या है कि साइफोनेसियस मतलब इसमें सेंट्रल वैक्यूल होती है जो पूरे थैलस में होती है, जिस कारण बीच में से ये सेंटर में होलो होता है। वाउशेरिया एम्फीबिया ये कैसा होता है? एम्फीबियस होता है। कुछ मैराइन होती है इसकी स्पीसीज, जैसे कि वाउशेरिया पिलोबोलॉइड्स, वाउशेरिया जॉनेसी स्नो में पाई जाती है, बर्फ़ में पाई जाती है, और वाउशेरिया सीडो हेमाटा सेप्टेड फिलामेंट होते हैं। सीडो हेमाटा के वाउशेरिया सीडो हेमाटा के सेप्टेड फिलामेंट होते हैं। ठीक है। तो इसी स्पेशल हैं और मोस्टली कैसी होती हैं? फ्रेश वाटरी होती हैं, मोस्टली फ्रेश वाटरी होती हैं। सेल वॉल आउटर पैक्टिक होता है, मतलब बाहरी जो होती है सेल वॉल वो पैक्टिन की बनी होती है, और अंदर की जो होती है इनर वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें वेल डेवलप्ड साइफन लाइक होलो ट्यूब होती है जो कि सेंट्रल वैक्यूल की बनी होती है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इसमें देखिए ये बीच में होलो है और किनारे किनारे पेरीफेरी पर न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। ये न्यूक्लियस क्या काम करते हैं कि ये आपस में डिवाइड नहीं है, मतलब सेप्टा द्वारा डिवाइड नहीं है, इस कारण इनको कहेंगे सिनोसिटिक कंडीशन। इसको हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। साइटोप्लाज्म इसमें सब में पाया जाता है और सेंटर में होलो होता है, सेंटर वैक्यूल पाई जाती है। इसमें कुछ राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड के द्वारा से होल्ड पार्ट से ये जुड़े रहते हैं। होल्ड सबस्ट्रेटम से राइजोइड द्वारा सबस्ट्रेटम से ये जुड़े रहते हैं। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कैरेक्टर जो वैक्यूल फिल्ड विद सेल शेप। तो वैक्यूल जो होती है इसकी सेंट्रल वैक्यूल सेल शेप से फिल्ड होती है और सेल शेप में लिपिड क्रिस्टल्स आदि इसमें पाए जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट न्यूक्लियाई टुवर्ड्स सेंटर। तो कहाँ किस तरफ होते हैं? प्रोटोप्लास्ट जो होता है प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियाई की तरफ होते हैं, सेंटर की तरफ होते हैं, और क्रोमोमेटोफोर्स जो होते हैं वो पेरीफेरी पर होते हैं। अर्थात इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है कि अगर इसका टीएस हम काट कर देखें तो इसके टीएस में बाहर की तरफ तो क्रोमेटोफोर दिखेंगे। ठीक है, ये क्रोमेटोफोर दिखेंगे बाहर की साइड में, और भीतर की साइड में न्यूक्लियाई दिखाइएगा, और सेंटर वाली साइड में ये न्यूक्लियाई दिखाएंगे इसमें। ठीक है। और सेंटर में तो सेंट्रल वैक्यूल होती है, तो ये तो हो जाएगी सेंट्रल वैक्यूल, और ये ब्लू कलर के हो जाएंगे न्यूक्लियाई, और रेड कलर हो जाएंगे ये क्रोमेटोफोर। ठीक है, इस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर होता है।
रिप्रोडक्शन जो होता है 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, असेक्सुअल में जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकाइनिड द्वारा होता है, सेक्सुअल में ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। इसमें जो सिंजूस्पोर है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात कर रहे हैं, सिंजूस्पोर बनते हैं। फिलामेंटस तो आपको समझ में आ गया, फिलामेंटस वो फ्रेगमेंट द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि इसका थैलस कहीं से ब्रेक हो जाएगा, उस ब्रेक जो थैलस टूट गया है उसी से पूरा नया थैलस बन जाएगा, तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। जूस्पोर जो होते हैं वो इसमें सिंजूस्पोर होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लेते हैं, पहला आता है सिंजूस्पोर जो कि एक प्रकार का जूस्पोर है, ठीक है। ये मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें बहुत कई सारे न्यूक्लियस होते हैं और इसमें कई सारे फ्लैजिला होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई भी थैलस होता है, उस थैलस का एक भाग क्लफ शेप्ड हो जाता है, क्लफ शेप्ड बन जाता है और इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये भाग जो है मेन थैलस से सेप्टा द्वारा अलग हो जाता है, और ये सेप्टा द्वारा जब अलग हो जाता है तो ये इस फूला हुआ भाग या क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया कहलाता है। इसमें बाहर की साइड में क्रोमेटोफोर्स हैं, बाहर की साइड में क्रोमेटोफोर हैं, ये क्रोमेटोफोर हैं, और अंदर भीतर की साइड में ये न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इस जब ये डिवाइड करते हैं तब इतना अधिक प्रेशर बनता है कि ऊपर एक छिद्र होता है, उस छिद्र होता है उसमें से निकल के ये बाहर आ जाता है, और जब ये बाहर आता है उस वक्त ये पूरी तरह से कैसे बदल चुका है, ये सिंजूस्पोर में चेंज हो चुका है। सिंजूस्पोर और थैलस में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए ये है थैलस का स्ट्रक्चर, इसमें क्रोमेटोफोर बाहर की साइड में है और न्यूक्लियाई अंदर की साइड में है, ये सब न्यूक्लियाई अंदर की साइड में, ठीक है। जबकि सिंजूस्पोर में न्यूक्लियाई बाहर की साइड में होते हैं, पेरीफेरी पर होते हैं, और क्रोमेटोफोर्स सेंट्रल पोजीशन पर होते हैं। और बाहर की साइड या पेरीफेरी पर जो न्यूक्लियस होते हैं, इन न्यूक्लियस के ही अपोजिट साइड से फ्लैजिला निकले रहते हैं, जो कि अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। क्या निकले रहते हैं? फ्लैजिला निकले रहते हैं, जो कि अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा फ्लैजिला होता है। इसको कहते हैं सिंजूस्पोर। ये सिंजूस्पोर स्पोरेंजिया से निकल कर बाहर आ जाता है, और इसमें देखिए इसमें न्यूक्लियस बाहर की साइड में है, फ्लैजिला है, क्रोमेटोफोर सेंटर में है। फिर ये धीरे कुछ समय पश्चात अपना फ्लैजिला को खो देता है, इसके नष्ट हो जाते हैं फ्लैजिला, और ये एक जगह सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद फिर ये उसमें होल्ड फास्ट निकलता है, होल्ड फास्ट से सबस्टेशन से जुड़ जाता है। इसके पश्चात उसमें से फिलामेंट निकलने शुरू होते हैं और नए थैलस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाता है। देखिए प्रोड्यूस मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, प्रोड्यूस ऑन क्लब शेप्ड स्पोरेंजिया, जैसे कि डायग्राम में देखा आपने, जो कि फिलामेंट के टिप पर क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। टिप बिकम्स डार्क ग्रीन, टिप कैसी जाती है? डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है। और सेप्टा जो है, सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है, सेप्टा बन जाता है, जिसके कारण क्या है, क्लब शेप्ड जो स्पोरेंजिया वो मेन थैलस से अलग हो जाता है। न्यूक्लियस मूव टू पेरीफेरी, न्यूक्लियस पेरीफेरी की ओर चले जाते हैं, और क्रोमेटोफोर सेंटर की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में हमें देखने को मिला था कि इसमें सेंटर की तरफ न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ और क्रोमेटोफोर सेंटर की ओर आ जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर जाता है, थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है प्रोटोप्लास्ट। पेयर फ्लैजिला फॉर्म अपोजिट टू ईच न्यूक्लियस, प्रत्येक न्यूक्लियस के अपोजिट साइड से पेयर्ड फ्लैजिला निकलते हैं, अनइक्वल फ्लैजिला निकलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा होता है, अनइक्वल फ्लैजिला निकलते हैं। आफ्टर रिलीज
इट आफ्टर रिलीज मतलब निकलने के बाद, जब जो स्पोरेंजिया से निकल बाहर आ जाता है सिंजियोस्पोर, तब कुछ 15 मिनट तक ये पानी में तैरता रहता है। उसके बाद ये डीफ्लैजिलेट हो जाता है, इसके फ्लैजिला नष्ट हो जाते हैं और इसमें एक थिन वाल्ड सिक्रीट होती है, थिन वाल से ये घिर जाता है, इसके चारों तरफ एक थिन वाल सिक्रीट हो जाती है और इसके पश्चात ये एक होल्ड फास्ट द्वारा सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार अटैच होने के बाद इसमें जर्मिनेशन होता है, ये जर्मिनेट करता है और फिलामेंट का निर्माण करता है, नए थैलस का निर्माण करता है। इसके बाद आता है एप्रेनोस्पोर। दूसरा है एप्रेनोस्पोर। तो एप्रेनोस्पोर ये क्या है? एप्रेनोस्पोर के बारे में पढ़ लेते हैं अब कि फॉर्म्ड इन टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में ये बनता है। कहाँ बनता है? टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में ये बनते हैं। इन अनफेवरेबल कंडीशन, तो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज और एक्वेटिक स्पीसीज में ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। किस कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन में पाए जाते हैं एप्लेनोस्पोर्स। डेवलपमेंट सिमिलर टू सिंजियोस्पोर के समान ही इसका डेवलपमेंट होता है। एप्लेनोस्पोर जर्मिनेट टू न्यू थैलस, एप्लेनोस्पोर से ही नए थैलस का निर्माण होता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि सिंजियोस्पोर की तरह इसमें भी क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे एप्लेनोस्पोरेंजियम कहते हैं और इसमें सेप्टा बन जाता है। ये सेप्टा बन जाता है। सेप्टा के कारण ही ये इसका क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर एप्लेनोस्पोरेंजियम मेन थैलस से अलग हो जाता है। इसमें न्यूक्लियाई अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, क्रोमेटोफोर बाहर की साइड, पेरीफेरी की साइड में है। इसके बाद इसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। डिवीजन होने के पश्चात इसमें जो बाहर एप्लेनोस्पोरेंजियम में छिद्र है, उस छिद्र बन जाता है। उस छिद्र में से ये बाहर की तरफ निकल आता है और जब ये बाहर की तरफ निकल आता है रिलीज आउट हो जाता है और रिलीज आउट होने के पश्चात ये एक जगह सबस्ट्रेटम पर सेटल हो जाता है और उसके बाद इसमें फिलामेंट निकलने शुरू हो जाते हैं। ये जर्मिनेशन इसमें होने लगता है एप्लेनोस्पोर में और फिलामेंट इसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं। एप्लेनोस्पोर में से एक होल्ड फास्ट निकलता है, जिस होल्ड फास्ट के साथ सहारे ये सबस्ट्रेटम से जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, एक जगह स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एप्लेनोस्पोर इसका। इसके बाद आता है एकाइनीड्स। एकाइनीड भी क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रकार है एकाइनीड्स। ठीक है, एकाइनीड्स अब इसमें हम देख लेते हैं। एकाइनीड्स में एकाइनीड्स क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें याद रखनी है कि ये कैसे बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। फिलामेंट डिवाइड इनटू स्मॉल सेगमेंट बाय जिलेटिनस बाल। इसमें कुछ जिलेटिनस बाल बन जाती हैं, जिसके कारण फिलामेंट है वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे कि चित्र में हमने देख सकते हैं कि इसमें जो एप्लेनोस्पोर है, ये ये जो छोटे छोटे भाग हैं, ये देखिए छोटे छोटे भागों में ये जिलेटिनस स्ट्रक्चर बनने के कारण ये छोटे छोटे भागों में ये बट गया है। ठीक है, सेगमेंट्स कार्ड्स एकाइनीड्स। प्रत्येक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? एकाइनीड कहते हैं। प्रत्येक सेगमेंट को एकाइनीड कहते हैं। जो जिलेटिनस स्ट्रक्चर से जिलेटिनस भाग से सबस्ट्रेटम जिलेटिनस वाल से घिरा हुआ है, उसको हम एकाइनीड्स कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट फिल्ड विद ऑयल टॉपलेट। प्रोटोप्लाज्म में ऑयल टॉपलेट्स पाई जाती हैं। प्रोटोप्लास्ट डिवाइडेड इनटू यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड सेगमेंट। प्रोटोप्लास्ट यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक एक न्यूक्लियस वाला अमीबॉइड सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। दीज सेगमेंट्स कम आउट थ्रू अ पोर इन लेटरल वाल। लेटरल साइड में
लेटरल वाल में एक पोर बन जाता है, उस पोर से ये सेगमेंट बाहर आ जाते हैं, अमीबॉइड सेगमेंट बाहर आते हैं। बाउचेरिया की ये जो स्टेज बनी है, ये स्टेज जो बनी है जिसमें एकाइनिड्स हैं, उसे हम गॉनग्रोसीरा स्टेज कहते हैं। अब जो लेटरल वाल से के पोर से बाहर की तरफ आ गए हैं सेगमेंट, उन प्रत्येक अमीबॉइड से ही को जर्मिनेट कर लेते हैं और ये जर्मिनेट करके नए थैलस का निर्माण करते हैं। जैसे कि अब देखो डायग्राम में देख लेते हैं कि डायग्राम में यहाँ पर छोटे छोटे भागों में ये बट गया है, जिलेटिनस वाल बन गई है। अब ये जिलेटिनस वाल की जो लेटरल साइड है इसमें पोर बनेगा, लेटरल साइड में लेटरल वाल में पोर बनेगा और इस पोर के बनने के कारण क्या ये सिस्ट वाल द्वारा ये स्ट्रक्चर जो है ये बाहर की तरफ आ जाएगा। और बाहर की तरफ जब आ जाएगा तो ये कैसा होता है, इस समय ये अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है, यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है। और ये अमीबॉइड स्ट्रक्चर कुछ समय पश्चात थिन वाल्ड सिस्ट के रूप में इसके चारों तरफ एक थिन वाल्ड बन जाती है और थिन वाल्ड सिस्ट के रूप में थिन वाल सिस्ट बन जाती है इसके चारों तरफ। ठीक है, अब ये थिन वाल सिस्ट बन जाती है कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं। अनफेवरेबल कंडीशन के बाद जब कभी फेवरेबल कंडीशन आती हैं तब ये सिस्ट फट जाती है और जर्मिनेशन इसका हो जाता है। और जर्मिनेशन जब होता है तो इसमें नए थैलस का निर्माण होता है। ठीक है, सिस्ट जहाँ भी बनती है वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनती है और सिस्ट जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट रप्चर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इसका बाउचेरिया का गॉनग्रोसीरा स्टेज। कौन सी? गॉनग्रोसीरा स्टेज, इसे हम क्या कहते हैं? गॉनग्रोसीरा स्टेज। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। असेक्सुअल हो गया, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? ऊगैमस टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना है हमेशा, इम्पॉर्टेंट बात है कि ऊगैमस टाइप का होता है। मोस्टली मोनोसियस होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? मोनोसियस होते हैं। कुछ डायोसियस भी हैं। मोनोसियस का मतलब क्या है कि एक ही थैलस पर दोनों नर और मादा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। कुछ डायोसियस होती हैं, कुछ स्पीशीज जो डायोसियस होती हैं, जैसे कि वाउशेरिया डाइकोटोमा, वाउशेरिया लिटोरिया, तो ये डायोसियस होती हैं। बाकी सारी मोनोसियस होती हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इसमें एंथीरिडियम होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसमें ओगोनियम होता है। ऊगैमस टाइप का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम होता है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं स्टाक्ड या सेसाइल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्टाक्ड होते हैं, सेसाइल जो होते हैं वो वाउशेरिया सेसिलिस में होते हैं। वाउशेरिया सेसिलिस में सेसाइल होते हैं, बाकी सभी में ये स्टाक्ड होते हैं। वाउशेरिया जर्मिनेट जो है ये स्टाक्ड एंथीरिडियम पाया जाता है इसमें, और ये सराउंडेड बाय 3 से 4 गोनियम 3 to 4 ऊगोनिया से सराउंड रहता है। कितने? एक स्टाक्ड वन स्टाक्ड एंथीरिडियम 3 to 4 ऊगोनिया से सराउंडेड रहता है वाउचेरिया में। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथीरिडिया। एंथीरिडिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। एंथीरिडिया पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ? एंथीरिडिया डेवलप्ड ऑन मेन फिलामेंट जो था उसी पर एंथीरिडिया डेवलप्ड होते हैं। लेटरल ब्रांच पर या फिर लेटरल ब्रांच पर, मेन ब्रांच पर या लेटरल ब्रांच पर ये डेवलप्ड होते हैं।
बनने लगते हैं। एंथीरिडियल ब्रांच कर्व्ड, एंथीरिडियल ब्रांच क्या होता है, कैसे हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है। न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर इस कर्व्ड वाले भाग में रीजन में आ जाते हैं और यहाँ पर सेप्टा द्वारा ये अलग हो जाता है, ये पोर्शन सेप्टा द्वारा अलग होता है। जैसे कि हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये एंथीरिडियल ब्रांच है और इस एंथीरिडियल ब्रांच में आगे की तरफ ये कर्व्ड है और इस कर्व्ड वाले भाग में ही, कर्व्ड वाला जो भाग है वो सेप्टा द्वारा ये अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये सेप्टा द्वारा अलग हो जाता है और आगे वाले पोर्शन में ये प्रोटोप्लास्ट आ जाता है और यहीं पर न्यूक्लियस डिवाइड करके एंथीरोजॉइड, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, एंथीरिडियम ब्रांच कर्व्ड हो जाती है, न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर इसके अंदर आ जाते हैं और ये कुछ समय के लिए प्लांट जो रेस्ट करती है, सेप्टम द्वारा अलग हो जाती है। न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं माइटोटिकली। ऊपर का पढ़ देता हूँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो, एंथीरिडियल ब्रांच कर्व्ड न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटोफोर्स मूव इन दिस रीजन एंड सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ फिलामेंट बाय सेप्टम। न्यूक्लियाई डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड होते हैं न्यूक्लियाई और मैनी यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट फॉर्म, कई सारे यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स बन जाते हैं। ईच सेगमेंट डेवलप इनटू स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोइड। तो एंथीरोइड कैसे होते हैं, इसमें बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड होते हैं, इनका निर्माण हो जाता है। एंथीरोजॉइड डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, एंथीरोजॉइड में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और ना ही आई स्पॉट होता है। इंपॉर्टेंट बात, उगोनिया का डेवलपमेंट देख लीजिए। पहले तो ये वाला डेवलपमेंट देख लीजिए आपने, एंथीरिडियल ब्रांच बनती है, कर्व्ड हो जाती है, इसमें क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियाई आ जाते हैं और ये फिर सेप्टा द्वारा अलग हो जाती है और इसमें एंथीरोजॉइड का निर्माण हो जाता है जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब आती है उगोनिया। उगोनिया जो बनता है वो वंडर प्लाज्म बनता है, एक एंथीरिडियम के पास ही वंडर प्लाज्म बनता है, उस वंडर प्लाज्म से ही उगोनिया का निर्माण होता है। तो किस प्रकार होता है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, उगोनिया डेवलप फ्रॉम स्मॉल प्रोटूबेंस ऑफ एंथीरिडियम। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि उगोनिया डेवलप्ड फ्रॉम स्मॉल प्रोटूबेंस ऑफ एंथीरिडियम फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म के एक्यूमुलेशन के कारण एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के कारण एक प्रोटूबेंस बन जाता है, उसी को हम उगोनिया कहते हैं या इसको हम बंडर प्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, बंडर प्लाज्म कहते हैं। और ये इट इंक्रीज इन साइज में ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ओवल हो जाता है, कैसा, अंडाकार हो जाता है। एंड सेपरेट बाई सेप्टल फॉर्मेशन, और सेप्टा बनने के कारण ये मेन ब्रांच से अलग हो जाता है, सेप्टा बनने के कारण। मेचर उगोनिया हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, मेचर उगोनिया में क्या, एक न्यूक्लियस होता है केवल, एपिकल बीक होती है इसमें और अदर न्यूक्लियस इसके डिजेनरेट हो जाते हैं। देखिए इसमें कैसे बना है, ये बंडर प्लाज्म है। बंडर प्लाज्म जो है ये कैसे बनता है, बंडर प्लाज्म न्यूक्लियाई के इकट्ठे होने से, न्यूक्लियाई के और साइटोप्लाज्म के इकट्ठे होने से एक जगह पर बंडर प्लाज्म बन जाता है एंथीरियल ब्रांच के पास, और इसमें फिर डिवीजन होता है और ये बड़ी होकर ओवल शेप्ड बन जाती है। इस ओवल शेप्ड के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियाई होता है इसके अंदर, और बाकी सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर बचता है और इसको हम कहते हैं उगोनियम। क्या कहेंगे इसे, उगोनियम कहेंगे या उगोनिया कहेंगे, उगोनियम कहेंगे इसे। इसमें एक एपिकल नोच होती है जिसे ब्रांच एपिकल बीक होती है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है डायग्राम में यहाँ पर कि इसमें एपिकल बीक होती है। ठीक है, अब इस बीक में क्या होता है कि अब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि एंथीरोजॉइड तो उस एंथीरिडियम में बन चुके हैं,
एंथीरियोइड एंथीरिडियम में बन चुके हैं। बीक के ऊपर एक छोटा सा छिद्र बन जाता है और जिसमें क्या होता है एंथीरियोइड इसके ऊपर आके चिपक जाते हैं और इसमें से केवल एक एंथीरियोइड उगोनिया के अंदर चला जाएगा और उगोनिया के अंदर जाकर एक एंथीरियोइड से मेल और फीमेल न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। तो ये है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन में। टिप ऑफ एपिकल बीक, टिप ऑफ एपिकल बीक ऑफ उगोनियम जिलेटिनाइज्ड। तो उगोनियम का जो बीक है वो कैसा हो जाता है, जिलेटिनाइज्ड हो जाता है, जिलेटिन वहाँ पर बन जाता है। फॉर्म एपर्चर और एक छोटा सा छेद बन जाता है, एपर्चर बन जाता है। एंथीडियम रिलीज फ्रॉम द एंथीडियम, एंथीडियम से एंथीरिडिया एंथीरियोजॉइड रिलीज होते हैं। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है एंथीरियोजॉइड, ठीक है। तो एंथीरियोजॉइड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एंथीरिडियम से। कलरलेस साइटोप्लाज्म कम आउट एट द बीक ऑफ एग। तो एग जो है या उगोनियम है इसके बीक से साइटोप्लाज्म निकलने लगता है, एपर्चर बन गया, एपर्चर से बाहर आने जाता है साइटोप्लाज्म जो कि कलरलेस होता है। एंड एंथीरियोजॉइड स्टिक, और एंथीरियोजॉइड इस कलरलेस, ये देखो नीचे बीक है और बीक में पोर बनने गया है, यहाँ से कलरलेस साइटोप्लाज्म आ जाएगा और कलरलेस साइटोप्लाज्म आने के बाद ये क्या काम करेगा कि ये एंथीरियोजॉइड को चिपका लेगा, एंथीरियोजॉइड को चिपका लेगा और चिपकाने के बाद केवल एक ही एंथीरियोजॉइड को अंदर की तरफ जाने देगा, उगोनियम में जाने देगा। तो मेल न्यूक्लियस इंक्रीज इन साइज, कहाँ गया, कलरलेस साइटोप्लाज्म कम आउट एट बीक ऑफ एग एंड एंथीरियोजॉइड स्टिक टू दिस ड्रॉप। इस ड्रॉप में एंथीरियोजॉइड स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। ओनली वन एंथीरियोजॉइड्स, केवल एक ही एंथीरियोजॉइड इसके एंटर करता है एग में। मेल न्यूक्लियस इंक्रीज साइज में बड़ा हो जाता है और एंड फर्टिलाइज द एग, और एग को फर्टिलाइज कर देता है। डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है और ये डिप्लॉइड जाइगोट के निर्माण के बाद आगे की क्रिया क्या है देख लीजिए। जाइगोट सिक्रेट्स 3 to 7 लेयर्ड थिक वॉल, इसके चारों तरफ 3 से 7 लेयर थिक वॉल बन जाती हैं, मोटी मोटी बॉल बन जाती हैं। इट इज़ द ग्रीन, ये ग्रीन कलर का हो जाता है, बट आफ्टर डिजनरेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इट बिकम द रेड। ये ग्रीन कलर का होता है लेकिन कुछ समय पश्चात इसका कलर ग्रीन कलर खत्म हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता है और ये रेड कलर का हो जाता है। इट रिमेन्स इन उगोनियम, उगोनियम में अभी ये उगोनियम के अंदर ही होता है और इसके बाद ये उगोनियल बाल के फटने के बाद ये लिबरेट होता है। जब रेड बन जाता है उसके बाद ये उगोनियल बाल फटती है और उसके बाद इसका लिबरेशन होता है। रिमेन डोरमेंट फॉर फ्यू मंथ, कुछ महीने तक ये डोरमेंट अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। इन फेवरल कंडीशन, जब फेवरल कंडीशन आएंगी तब डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली, डिप्लॉयड न्यूक्लियस में जो जाइगोट का डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें मियोटिकली डिवीजन होता है और 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। रिपीटेड डिवीजन के कारण न्यूक्लियाई फॉर्म द सिनोज, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाती है। उसके बाद फिर रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होता है। रिपीटेड डिवीजन के कारण न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और चूंकि सेप्टर नहीं होता है इसलिए इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन बन जाती है, सिनोसिटिक थैलस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार अपना थैलस को ये बनाता है। लाइफ साइकिल किस प्रकार की होती है, ये हैप्लॉन्टिक होती है, अर्थात इसमें हैप्लॉइड, मेन प्लांट हैप्लॉइड होता है और सारी स्टेजें मोस्टली हैप्लॉइड होती हैं। केवल एक जाइगोट ही है जो डिप्लॉइड इस अवस्था में होता है, बाकी सब हैप्लॉइड अवस्था में होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने बता दिया कि फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंजियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकाइनिड द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार की लाइफ साइकिल उसमें होती है। देखिए सिंजियोस्पोर, एकाइनिड और एप्लेनोस्पोर ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेते हैं और वाउकेरिया का
वाउचेरिया का को बनाते हैं। वाउचेरिया से फिर यही बनती हैं, सिंजियोस्पोर बनते हैं, एकाइनेट और एप्लानोस्पोर बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि वाउचेरिया में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। वाउचेरिया का मेन प्लांट भी हैप्लॉइड होता है, और ऊगोनियम जो होता है ये भी हैप्लॉइड होता है। और इन हैप्लॉइड से माइटोटिकली डिवीजन होता है और एंथ्रोजॉइड बनते हैं। एंथ्रोजॉइड क्या काम करते हैं? एंथ्रोजॉइड बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ऊगन और एग भी हैप्लॉइड होता है। ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। इसमें जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस होती है। इससे एम्ब्रियो नहीं बनता बल्कि जाइगोट से जाइगोटिक मियोसिस होती है, और ये जाइगोटिक मियोसिस के बाद इसमें जर्मिनेशन होता है और नया थैलस बन जाता है वाउकेरिया का। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, लाइफ साइकिल इसमें हो पाई जाती है, जिसमें मोस्टली क्या होता है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। वाउकेरिया का मेन प्लांट हैप्लॉइड है। एंथ्रीडियम, ओगोनियम, एंथ्रीजॉइड, एग हैप्लॉइड है। ठीक है, केवल एक जो जाइगोटिक कंडीशन है, जाइगोट है जो कि डिप्लॉइड होता है, बाकी सब हैप्लॉइड होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको इसकी लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका कंप्लीट हो जाता है वाउकेरिया। ओके।